नमस्कार। जय हिंद। जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज इजराइल ईरान युद्ध को लगभग 6 दिन पूरे हो चुके हैं। जब यह युद्ध शुरू हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने यह एंटिसिपेट किया था, या उनकी ये वॉर गेमिंग थी कि लगभग 4 दिन में यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी था कि 4 दिन का कार्यक्रम है, जल्दी जल्दी से हम रैप अप करेंगे और अपने अपने घर जाएंगे, वीकेंड अच्छे से मनाएंगे। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो 4 हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन अब जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ये अभी थोड़ा लंबा कैंपेन है। और अब जो वेस्टर्न मीडिया है, देखिए मीडिया कहीं की भी हो, वेस्टर्न हो, ईरानियन हो, रशियन हो, चाइनीज हो, भारतीय हो, खैर भारतीय को छोड़ दीजिए, लेकिन ज्यादातर जो मीडिया होती है वो अपने एरिया के हिसाब से उस प्रोपेगेंडा को सेट करती है, उस एजेंडा, उस नैरेटिव को सेट करती है। वो बात करेगी जो उस एरिया की मीडिया, उस एरिया को सूट करेगा। तो वेस्टर्न मीडिया कहना शुरू कर दिया है कि ईरान धीरे 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 डिमिनिश हो रहा है। हो सकता है हो रहा हो, लेकिन तब माना जाए असल में उसे जब वो ग्राउंड पे ट्रांसलेट होता दिखाई दे। लेकिन अगर ऐसा है और सही में ईरान को दीवार पर लगाने में कामयाब रहा है अमेरिका और इजराइल, तो ईरान के पास अभी भी एक बड़ा हथियार है जिसका अगर वो इस्तेमाल करेगा तो मिडिल ईस्ट रहने लायक नहीं होगा। और इस चीज की 2006 में अमेरिका ने इसके ऊपर डिटेल्ड रिपोर्ट भी तैयार की थी कि अगर ईरान ऐसा करता है तो क्या स्थितियां हो सकती हैं। बात करेंगे उसकी भी। और किस तरीके से भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री जी, आज वो ईरानियन एम्बेसी पहुंचते हैं भारत में, दिल्ली के अंदर, और जब वो वहां पहुंचते हैं उससे पहले ईरान भारत को एक बड़ी खुशखबरी देता है, या कहीं एक बड़ा तोहफा देता है। और साथ ही बात करेंगे कि किस तरीके से जो रशिया है उसने भारत में एक बड़े क्राइसिस को अवर्ट करने में मदद की है, उसने सुनिश्चित किया है कि भारत में यह बड़ा क्राइसिस ना आए। इन तीनों चीजों पर चर्चा होगी। पहले बात ईरान की कर लेते हैं। अब वेस्टर्न मीडिया इस बात को प्रोपोगेट कर रहा है कि भैया देखिए, जो ईरान के ड्रोन्स हैं उनकी सप्लाई कम हो रही है, ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो धीरे धीरे कम हो रही हैं, उनके जो लॉन्चर्स हैं हमने लगभग 70% तक उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। वो अलग बात है जो फुटेजेस आ रही हैं ईरान से निकलकर कि किस तरीके से जमीन में से अंडरग्राउंड सिटीज बनाई हुई हैं, जमीन में से रॉकेट्स निकल रहे हैं और मिसाइल्स निकल रही हैं, उसको अभी तक टैप नहीं कर पाया है इजराइल या अमेरिका। हो सकता है थोड़ा बहुत कम हुआ हो, नुकसान निश्चित तौर पर उसको भी हो रहा है, लेकिन ईरान के पास अभी भी एक बड़ा हथियार है जिससे वो मिडिल ईस्ट को क्रिपल कर सकता है। लगभग 14 देश ऐसे हैं जो ईरान की लाइन ऑफ फायर के अंदर हैं, अमेरिका और इजराइल को मिलाकर। 15वां जल्दी होने वाला है, पाकिस्तान होने वाला है। वो क्या है हथियार? पूरे मिडिल ईस्ट के पास अपना कोई भी नेचुरल फ्रेश वाटर रिसोर्स नहीं है, लगभग नहीं के बराबर है। सऊदी में कोई नदी नहीं है, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ये वो देश हैं जो रेगिस्तान है सिर्फ। लेकिन क्योंकि उनके पास तेल का पैसा था तो उन्होंने उस पैसे से बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो जरूर खड़ा किया, बड़े बड़े शहर बनाए, सिटीज बनाए, लेकिन पानी नहीं था वहां पर। किसी भी रिसोर्स से ज्यादा स्ट्रेटेजिक रिसोर्स अगर कुछ है तो वो वाटर है। तो पानी कहां से आता है इन देशों के पास? पानी आता है बड़े बड़े डिसैलिनेशन प्लांट से। बड़े बड़े प्लांट स्थापित किए हुए हैं पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर। ये मैप है कि बहरीन में कहां है, किस किस जगह है, ये पूरा मैप है। ये डिसैलिनेशन प्लांट्स पूरे मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं। इन प्लांट से पानी रिफाइन होता है, पीने लायक बनाया जाता है, फिर उसको सप्लाई किया जाता है। यूएई में 90% पानी इन डिसैलिनेशन प्लांट से आता है, कतर में लगभग 100%, बहरीन में 90%, सऊदी में 70 से 80%, कुवैत में लगभग 100% इन डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। अब अगर ईरान को सही में दीवार पर लगा दिया जाता है, ईरान की स्थिति आ जाती है, तो संभावना यह है कि इन डिसैलिनेशन प्लांट्स को निशाना बनाया जा सकता है। और ईरान अभी तक ये इसलिए नहीं कर रहा कि वो कर नहीं सकता, वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो करना नहीं चाहता है, क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन है ईरान के पास। देखिए, मैं यहां किसी देश का पक्ष नहीं ले रहा, जो वस्तु स्थिति है ग्राउंड पर उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। और कोई भी डिसैलिनेशन प्लांट ऐसा नहीं है, लगभग जो मेजर बड़े बड़े हैं, जो ईरान से लगभग 100-150 किलोमीटर की रेंज में ना हो। और उसके पास बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं जो कहीं कहीं 1000 किलोमीटर तक जाती हैं। तो लगभग प्रैक्टिकली देखा जाए तो पूरे मिडिल ईस्ट में कोई ऐसा डिसैलिनेशन प्लांट नहीं है, छोटे से लेकर बड़े तक, जो ईरान की जद में ना हो। ईरान ने अब तक जहां पर भी मिसाइलें मारी हैं,
कहा जा रहा है कि भैया वो सिविलियन जगह है, बहुत सारी ऐसी जगह है, लेकिन ज्यादातर वो जगह है जहां सिविलियन जगह पर भी मिलिट्री पर्सनल्स या मिलिट्री इक्विपमेंट थे। मान लीजिए किसी होटल में मारा है तो वहां यूएस और इजराइल के सैनिक बैठे हुए थे, या कोई डेटा सेंटर था, कोई ईरान की तरफ से क्लेम किया जा रहा है सीआईए का ऑफिस था, जो भी चीजें थी, या ऐसे लॉजिस्टिक्स हब पर सब हमला किया गया है, जो पोर्ट है जैसे डुकम पोर्ट है, एयरपोर्ट्स हैं, ये लॉजिस्टिकल सेंटर्स हैं, यहां से आप सामान ले जा सकते हैं। तो ईरान उनको क्रिपल कर रहा है या रडार स्टेशन को उड़ा रहा है। लेकिन जिस दिन उसने ये काम करना शुरू कर दिया, ये पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट रहने लायक नहीं रहेगा। ईरान खुद में ये स्थिति है पानी की। अभी कुछ समय पहले ईरानियन सरकार ने ये कह दिया था कि तेहरान में पानी लगभग खत्म हो गया है और संभावना है कि हमें अपनी राजधानी भी शिफ्ट करनी पड़े। ईरान में खुद में वो वाटर क्राइसिस है, वो प्रॉब्लम है। यानी पूरे मिडिल ईस्ट इन जैसे जैसे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। कहीं 8 मिलियन क्यूबिक मीटर का कोई प्लांट है, कोई 3 का, कहीं 2 का, कहीं 1 का, इस तरीके से जैसे जैसे कैपेसिटी है, जैसी आबादी, उस हिसाब से काम चल रहा है। और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बुर्ज अल अरब का जो सबसे टॉप पे जो होटल होगा ना, उसमें भी पानी इस डिसैलिनेशन प्लांट से आ रहा है। या कोई बांग्लादेश और भारत का मजदूर वहां काम कर रहा होगा तो उसके घर में भी इसी से पानी आ रहा है। कोई नदी नहीं है, कोई अंडरग्राउंड वाटर का एक्वाफायर नहीं है वहां पर, इन सब चीजें से चल रहा है। और ईरान को बड़े बड़े डिसैलिनेशन प्लांट पूरे भी तबाह नहीं करने। भैया वो प्लांट का जो इनलेट होगा, जहां से समुद्र का पानी आता है, वो पाइपलाइन उड़ा दीजिए, वो कैनाल उड़ा दीजिए, या जो आउटलेट है उसको उड़ा दीजिए, या उस प्लांट में कोई स्ट्रेटेजिक मशीनरी है उस पर टारगेट कर दीजिए। और करना किससे है? 5,000 रुपए के एक ड्रोन से करना है ना, $5,000 के एक ड्रोन से करना है। $5,000 कितने हो? लगभग 5 लाख रुपए। आप 5 लाख रुपए में पूरी की पूरे देश की अर्थव्यवस्था। देखिए, आप तेल के बिना महीनों रह सकते हैं, तेल के बिना सब कुछ चल सकता है, बोला महीना, 2 महीना, 6 महीने काट लेंगे। पानी के बिना आप 2 दिन नहीं कर सकते। और डिसैलिनेशन प्लांट्स अगर टारगेट होते हैं, वो खत्म होते हैं, तो मेरा सवाल यह है कि अमेरिका और इजराइल कहां तक सप्लाई करेंगे इतनी बड़ी आबादी के लिए पानी? और क्या जब इरानियन ड्रोन्स और मिसाइलें उड़ रही होंगी, उसके अंदर रहते हुए सप्लाई कर पाएंगे? मालदीव्स में हो गया था उनका डिसैलिनेशन प्लांट खराब, भारत को भेजना पड़ा था इमरजेंसी तौर पर। बहुत छोटा सा देश था, कितनी प्रॉब्लम आई थी। अगर उस समय की न्यूज पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि भारत को भी कितनी दिक्कत आई थी उस पानी को पहुंचाने में, और उस दौरान डिसैलिनेशन प्लांट को ठीक करने में। और मालदीव्स की आबादी कुछ भी नहीं है, उस एरिया में लगभग मोटा मोटा 80 लाख से 1 करोड़ तो भारतीय रह रहे हैं, बाकी लोकल आबादी और ये सब तो अलग है। तो अगर ईरान इस ऑप्शन का इस्तेमाल करता है तो स्थितियां बद से बदतर हो सकती हैं। और 2006 में अमेरिकन जो पेंटागन है उसकी रिपोर्ट है, उन्होंने इस पूरे सिनेरियो को एक तरीके से रन करके देखा था। सऊदी की राजधानी रियाद को हफ्ते भर के अंदर खाली कराना पड़ेगा, ये स्थिति आ जाएगी। और जो ये पूरे के पूरे देश हैं, भैया बहुत तेल निकल रहा है, अरामको कंपनी चल रही है, बुर्ज अल अरब चल रहा है, बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स इवेंट हो रहे हैं, बड़ा ग्लिटरी सी शहर है, सब कुछ है। किससे चलता है? पानी से चलता है ना। अगर कतर गैस निकाल रहा होगा तो उस प्लांट में भी पानी चाहिए होगा, उस प्लांट में काम करने वाले आदमी को भी पानी चाहिए होगा। अगर वो सप्लाई लाइन काट दी तो भैया ना प्लांट चलेगा, ना प्लांट चलाने वाला चलेगा। वहां शेख किसके ऊपर राज करेगा? फिर तो भारत जैसे देशों को भी बड़ा इवैक्यूएशन प्लान चलाना पड़ सकता है, क्योंकि भैया हम अपने करोड़ों लोगों को तो वहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए ये युद्ध जितना सरल दिख रहा है कि भैया वहां से प्लेन उड़ते हैं, वहां बमबारी हो जाती है, इतने मर जाते हैं, फिर वहां से मिसाइल आती है, फिर वहां गिर जाती है, इतने हो जाते हैं, और ये सब चल रहा है, इन खबरों के परे भी ये खबर है। इसलिए जो ये सब कुछ है बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने पूरा कैंपेन क्यों चलाया था कि ईरान को पीट कर मिडिल ईस्ट को सिक्योर करके पेट्रो डॉलर को बचाएंगे। अगर ये स्थिति आ जाती है और मिडिल ईस्ट में अगर वो हाहाकार मच जाता है तो भैया कहां गया पेट्रो डॉलर? और जो ये पैसा पूरा मिडिल ईस्ट का आपकी एआई बबल में लगा है, क्या होगा उस एआई बबल का? बस्ट हो जाएगा। सिर्फ ईरान के 5, 7, 10 मिसाइल चाहिए या ड्रोन चाहिए, डिसैलिनेशन प्लांट उड़ाइए, और आप ये देखिए इस दुनिया में क्या फाइनेंशियल मार्केट में क्या मेहम होगा। मैं ये नहीं कह रहा ये होगा, मैं ये नहीं कह रहा ये होना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन ग्राउंड पर ईरान के पास है। इसीलिए
अभी भी बहुत सारे कार्ड्स ईरान के हाथ में हैं। इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, बहुत पैसा लगाया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खड़े किए, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए क्या किया? अब बहुत लोग भारत में पूछते हैं ना, अरे साहब दुबई तो ऐसा है, भारत में ऐसा कुछ नहीं है। अरे भैया, भारत में S-400 है, भारत में आकाश है, भारत में सुरक्षा है। अगर 4 सूखी रोटी खा रहे हैं, शांति से बैठ के खा रहे हैं, सोने की प्लेट में खा रहे होंगे वो, लेकिन पता नहीं है कौन चाटा मार के छीन के लेके चला जाए। ये स्थिति आज वहां की। खैर, ईरान की जो एम्बेसी है भारत में, वहां जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री जी, वो पहुंचे अचानक से, बहुत लो प्रोफाइल इवेंट रहा। और वहां पे जो कॉन्डोलेंस की जो बुक होती है जिसमें खमेनेई मारा गया है, उसके लिए उन्होंने सिग्नेचर किए और भारत सरकार की तरफ से उसमें मैसेज दिया गया। इस चीज को बहुत लो प्रोफाइल रखा गया, बहुत पॉलिटिकल तौर पर नहीं प्रेजेंट किया गया, एक डिप्लोमेटिक तौर पर प्रेजेंट किया गया, ताकि भारत और ईरान के बीच में जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है वो खुली रहे। युद्ध हो रहा है निश्चित तौर पर इजराइल का और ईरान का। निश्चित तौर पर बहुत लोग हैं, या आप मान सकते हैं, जो भी मान रहा है कि खमेनेई है, डिक्टेटर है, सब कुछ है, आप मान लीजिए कि वो बहुत खराब रिजीम थी, निश्चित तौर पर होगी, लेकिन भारत को अपने संबंध तो ईरान के साथ बनाए रखने हैं ना। वो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन तो खोले रखना है। आ गया होगा अफगानिस्तान में तालिबान, लेकिन भारत को अब उस तालिबान से ही बात करनी है। आ गया खालिदा जिया का बेटा, लेकिन खालिदा जिया के बेटे से बात करनी पड़ेगी अगर आपको बांग्लादेश से बात करनी। तो फिलहाल जो रिजीम है, हमें उससे बात करनी है, तो हमें वो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खोले रखनी है। तो इस चीज को निश्चित तौर पर हमने कंडेम नहीं किया खमेनेई के लिए। उसका एक कारण था, वो हेड ऑफ स्टेट नहीं था, लेकिन हां, हम वहां पहुंचे, भारत ने वो सिग्नेचर किया ताकि वो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खुली रहे, उसका फायदा भी हुआ। ईरान ने ये घोषणा कर दी है कि जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स ईरान के अंदर रह रहे हैं, उनको किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है सिवाय अपने पासपोर्ट के। जितने भी ईरान के लैंड बॉर्डर्स हैं, आप वहां से निकल सकते हैं। भारत को कह दिया गया है, आप सिक्योरिटी एजेंसी, मतलब आप उनको ले जाने की व्यवस्थाएं कीजिए। जितने हमारे लैंड बॉर्डर्स हैं, जहां से भी पॉसिबल होगा हम वो खोल देंगे, इन छात्रों को आप ले जा सकते हैं। हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। गाड़ी पे भारत का झंडा लगाइए, हाथ में भारत का पासपोर्ट पकड़िए, और सुरक्षा की गारंटी ईरान देता है कि आप आराम से निकल जाइए। ये दिया भारत को, ये बड़ा तोहफा है। वो अलग बात है, उन छात्रों के लिए भारत सरकार लगातार कहती रही, बार बार एडवाइजरी देती रही। फरवरी के पहले हफ्ते से एडवाइजरियां जारी की जा रही थी, खाली कर दीजिए, आ जाइए, वापस है, आ जाइए, दिक्कत है, परेशानी है, लेकिन फिर भी वहां छात्र रुके रहे। अब जब वो भारत आएंगे, फिर कहेंगे, अरे साहब वो एसी वाली बस नहीं दी, अरे साहब वो सैंडविच तो दी थी, उसके साथ केचप नहीं दिया, कोक की बोतल नहीं दी। भारत में आके रोएंगे, अरे मोदी मुर्दाबाद, मोदी की ये गलती है। और मोदी तुम्हें 1.5 महीने से कह रहा है खाली कर दो, जब नहीं आ रहे। अब फिर भी भारत सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि अब भी जो भूला भटका या जानबूझकर या जैसे भी वहां फंसा है, उसे भी भारत निकालेगा। और भारत ने वो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खुली रखी, तो ईरान ये सुनिश्चित कर रहा है कि ठीक है भैया, आप ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो छात्र भी भारत आ रहे हैं। तो जो लोग सवाल पूछे ना कि क्यों गए हैं विक्रम मिस्री ईरानियन एम्बेसी में जाकर सिग्नेचर करने के लिए, तो ये मिला है हमने। इसीलिए डिप्लोमेसी और भावनाएं दो अलग चीज होती हैं। ईरान के लिए हमारी भावनाएं खराब हो सकती हैं, इजराइल हमारा दोस्त हो सकता है, निश्चित तौर पर है। इजराइल ने जितनी हमारी मदद की शायद ईरान ने नहीं की होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ईरान से बात करनी छोड़ दें। भैया कोई मेरे किसी जानने वाले का कोई दुश्मन है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे भी नहीं बोलना, ठीक है, मुझे अपने संबंध बनाए रखने हैं, लेकिन दोस्त से ज्यादा बेहतर नहीं हो सकते, लेकिन संबंध तो बने रहेंगे ना। तो वही स्थिति ईरान के साथ फिलहाल भारत बनाए रखना चाहता है। उसके अलावा अब जिस तरीके से ये युद्ध स्पिल ओवर हो रहा है, जिस तरीके से बढ़ रहा है, सबसे बड़ी सिचुएशन या जो सबसे बड़ी क्राइसिस है जो दिखाई दे रही है, वो है कि भैया किस तरीके से जो क्रूड और नेचुरल गैस है उसकी क्राइसिस होने वाली है। लेकिन उसमें एक बड़ी राहत भारत को मिली है। रशिया ने साफ कह दिया है कि भारत के अंदर हम किसी भी तरह का एनर्जी क्राइसिस नहीं आने देंगे, ये सुनिश्चित किया है रशिया ने। अभी भारत का जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, उसकी एक बड़ी बैठक हुई है, और दिन में 2 बार वो मिनिस्ट्री रिव्यू कर रही है कि भारत में असल में क्रूड हो या रिफाइंड तेल हो या फिर LNG हो, LPG हो, इसका असल में क्या सिचुएशन है। तो भारत के पास अभी 25 दिन का क्रूड स्टॉक के अंदर है और 25 दिन का रिफाइंड
जो ऑयल है डीजल पेट्रोल के फॉर्म में, वो ऑलरेडी हमारे पास है। लेकिन लगभग 50 दिन का जो हमारे पास है, सारा सामान साजो सामान हमारे पास है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ी क्राइसिस की सिचुएशन में भारत नहीं है, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाकर रखे हुए हैं, भारत उस पर एक तरीके से सुनिश्चित है कि कोई दिक्कत होगी नहीं। और 50 दिन बहुत लंबा समय होता है, उस दौरान आप बहुत कुछ कहीं और से सोर्स कर सकते हैं। जो क्रूड ऑयल है वो किसी भी तरीके से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समुद्र में अनमार्क्ड शिप्स में, मार्क्ड शिप्स में इतना तेल तैर रहा है, आप बोली लगाइए फट से आपके यहां आके डिलीवर होगा। सही में ऐसा नहीं है कि रशिया से आना है, कहीं और से आना है, बहुत सारा तेल तैर रहा है, लिटरली तैर रहा है शिप्स के अंदर, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन और प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो रहा है। अब ठीक है, धीरे धीरे कम हो गया होगा, मिडिल ईस्ट में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब तक वो शिप्स थी, शिप्स समुद्र के अंदर, आप ऑर्डर दीजिए और आपके पास आ जाएगा, ये स्थिति है। साथ ही भारत ने जो अपनी पॉलिसी है उसको ये रिवाइज किया है कि भारत अनलिमिटेड सप्लाई अब रशिया से ले सकता है। ऑलरेडी फरवरी में हमारे टोटल इंपोर्ट का 21% लगभग रशिया से आया था। अब डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वाला भी दिक्कत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बैन लगा दिया है। तो कल को अब जो मैक्स हम शायद गए थे 30-35% गए थे, हो सकता है कल हम 50%, 60% भी रशिया से ले लें। और रशिया ने कहा है कि आपको जितना चाहिए हम सुनिश्चित करेंगे। साथ ही भारत इस बात पर भी विचार कर रहा है और सारी रिफाइनरीज को यह बता दिया गया है कि भैया ऐसा है कि जो एक्सपोर्ट है पेट्रोल डीजल का, उसको भी रोका जा सकता है, क्योंकि भारत की जो नीड है पहले इसको पूरा करना है, बाद में एक्सपोर्ट होगा। ये भी सब कुछ उन्हें एक कम्युनिकेट कर दिया गया है। तो भारत हर तरीके से अब अपने रिजर्व्स को सिक्योर कर रहा है। जो एलएनजी का रेशनिंग है वो कंपनीज को कह दी गई है। अब मैं कहीं पढ़ रहा था, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहीं पढ़ रहा था शायद बहुत सारी नॉन एसेंशियल जो इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर 10-30% की जो कट है वो ऑलरेडी लग चुका है कि इतना गैस आपको कम मिलेगी, क्योंकि गैस का रिजर्व भारत के पास लगभग 15-20 दिन का है, क्योंकि भारत की लगभग 50% गैस कतर से आती थी और कतर ने जो गैस लिक्विफिकेशन का प्लांट है वो बंद कर दिया है। तो भारत मोजाम्बिक है, इंडोनेशिया है, ब्रुनेई है, अलग अलग जगह से जहां से उसने डील्स की हुई है वहां से वो सिक्योर करने का प्रयास कर रहा है। उसके अलावा बहुत सारी रशियन एलएनजी शिप्स फॉर ऑर्डर मार्क करके समुद्र में घूम रही हैं। फॉर ऑर्डर मतलब कि भारत ये कहेगा कि भैया मुझे 4 शिप या मुझे इतना गैस चाहिए, वो कहेंगे अच्छा साहब वो शिप घूम रही है, उनमें से ये आप ले लीजिए, मतलब वो अनमार्क्ड घूम रही है, तो उनमें से आप क्लेम कीजिए, वो आप उतना पेमेंट कीजिए और वो आ जाएगा। और अभी भी रशिया क्रूड ऑयल पे 6 से 8% की सब्सिडी या डिस्काउंट दे रहा है। तो जो एक तरीके से थोड़ा पैनिक सिचुएशन जैसी हो गई थी, भैया क्रूड ऑयल का क्या होगा, कहां से तेल आएगा, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगी, तो भारत के तौर पर अगर मैं देखूं तो भारत निश्चित तौर पर जो अपनी क्रूड ऑयल है उसको सिक्योर करने में कामयाब रहा है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से भी, ये क्रूड ऑयल में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप ये मानकर चलिए क्रूड में कोई दिक्कत ही नहीं है। और जितने भी रिसोर्सेस हमारे डिप्लीट होते हैं, मान लीजिए आज ही 5 लाख बैरल लगा, 5 मिलियन बैरल लगा, तो आज वो रिप्लेनिश हो रहा है, पूरा हो रहा है। लेकिन जो थोड़ी सी कंसर्निंग सिचुएशन है वो गैस के उसमें है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कमी आ गई है, कुछ आ गई है, ऑस्ट्रेलिया से और कनाडा से बात चल रही है, वहां से रिसोर्सेज सिक्योर किए जा रहे हैं। और अब रशिया जिस तरीके से सामने आया है कि भैया कोई कमी नहीं होने देंगे, निश्चिंत रहो, मजे से रहो, तो कोई दिक्कत ऐसी मुझे कम से कम नेचुरल गैस के फॉर्म में या क्रूड के तौर पर तो नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट में और कुछ होता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑलरेडी ईरान ने यह कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो इजरायली हैं, यूएस है और वेस्टर्न शिप्स हैं, उनकी एंट्री एग्जिट बंद है, बाकी जो आना चाहता है वो आए, जो जाना चाहता है जो आए। तो उस हिसाब से देखें तो भारत के लिए वो शिपिंग लेन्स खुली हो सकती हैं, शिपिंग वहां से जा सकती है। ऑलरेडी 36 के लगभग शिप्स, 37 थी कल, आज जो आंकड़ा मेरे पास आया है लगभग 36 शिप अभी भी वहां पर हैं, तो उनको भी सिक्योर निकालना है, अपनी सप्लाई लाइन भी, एनर्जी सप्लाई लाइन भी सिक्योर करनी है, तो और अपने स्टूडेंट्स को भी बाहर निकालना है उस इलाके से। तो इन सब चीजों को देखते हुए विक्रम मिश्री जी अगर एम्बेसी में गए हैं तो बहुत बेहतर है। और बहुत लोग कहेंगे अरे पहले दिन क्यों नहीं गए, 6 दिन बाद क्यों गए, 10 दिन बाद क्यों गए? अरे साहब को टाइमिंग भी होती है,
पीछे बहुत सब कुछ चीजें चल रही होंगी, इजराइल को भी कम्युनिकेट किया गया होगा, उन्हें भी बताया गया होगा कि भैया ऐसा है, ये हमारी कंसर्न्स हैं, उन्हें हमें पूरा करना है, तो हम इस हद तक ईरान के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में भी तो कम्युनिकेशन लाइन खुली होनी चाहिए ना। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में डीजीएमओ स्तर की बातचीत हो सकती है, तो इजराइल और ईरान के बीच में क्यों नहीं हो सकती? कहीं तो उन्हें रोकना पड़ेगा ना। अगर उन्हें आपस में भी डील करनी है, मान लीजिए अमेरिका वाया इटली बात कर रहा है ईरान से, तो हो सकता है संभवतः इजराइल वाया भारत बात करना चाह रहा हो ईरान से, या ईरान करना चाह रहा हो, तो वो कम्युनिकेशन लाइन किसी को तो खोलनी है, तो हो सकता है भारत उसका रास्ता बन जाए। तो मुझे नहीं लगता कि जो बहुत सारे लोग अब कूदेंगे, ये सब राजदीप सब कूद पड़ेंगे, अरे भारत ने तब नहीं किया, अब किया। अरे साहब, आप अपना स्पेकुलेशन लगाते रहिए। सरकारें, डिप्लोमेट, अधिकारी भावनाओं पर नहीं चलते हैं। सिचुएशन किस तरीके से इवॉल्व हो रही है, उस हिसाब से चीजों को लेकर चला जाता है। खैर, इन सब चीजों में जो भी डेवलपमेंट आएगी वो भी आपके साथ लेकर आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।